आज रात कुछ अजीब होने वाला है। आप बस एक बार आदत से फोन उठाते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, कुछ नहीं, इंस्टाग्राम लोडिंग, यूट्यूब ब्लैंक। आप हल्का सा मुस्कुराते हो, नेटवर्क गया होगा, वाईफाई ऑन, ऑफ, मोबाइल डेटा ऑन, फिर भी कुछ नहीं। अब आप गूगल खोलते हो लेकिन गूगल भी नहीं खुलता। अब दिमाग सोचने लगता है ये क्या हो रहा है। आप जल्दी से अपने दोस्त को कॉल करते हो, वो बोलता है भाई यहाँ भी सब बंद है। ऑफिस से कॉल आता है, सर्वर्स डाउन है, वेबसाइट नहीं खुल रही, सिस्टम क्रैश हो गया। और तभी आपके दिमाग में वो ख्याल आता है जो कोई भी सच नहीं मानना चाहता, कहीं इंटरनेट सच में बंद तो नहीं हो गया। आज मैं आपको एक सच्ची घटना की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसा दिन जब इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया ने पहली बार महसूस किया था कि इंटरनेट जितना मजबूत दिखता है उतना ही नाजुक भी है। ये कहानी है द डे द इंटरनेट ऑलमोस्ट डाइड की, यानी वो दिन जब इंटरनेट लगभग मर गया था। और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस हमले में न कोई मिसाइल थी, न कोई बम, न कोई फिल्मी सुपर विलन का सुपर कंप्यूटर। इस हमले की ताकत आई थी हमारे ही घरों में पड़ी छोटी छोटी मशीनों से। सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई राउटर, डीवीआर बॉक्स, बेबी मॉनिटर जैसी चीजें। मतलब जिन चीजों को हम सबसे बेगुनाह समझते हैं, वही एक दिन पूरी दुनिया के इंटरनेट के लिए खतरा बन गई। ये घटना हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। अमेरिका में सुबह का समय था। कई जगह लोग ऑफिस की तैयारी में थे, कुछ लोग ब्रेकफास्ट के साथ न्यूज साइट्स खोल रहे थे, कोई ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, कोई स्पॉटिफाई पर गाना चला रहा था, किसी ने नेटफ्लिक्स लगा दिया। अचानक शिकायतें आने लगीं। पहले कुछ लोग बोले ट्विटर नहीं चल रहा, फिर दूसरे बोले रेडिट नहीं खुल रहा, फिर किसी ने कहा स्पॉटिफाई डाउन है, फिर नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा। उसके कुछ ही समय बाद पेपाल, गिटहब, बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स एक के बाद एक नाम सामने आने लगे और लोगों को लगने लगा कि आज इंटरनेट पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है। अब जरा सोचो, ट्विटर एक कंपनी है, नेटफ्लिक्स दूसरी कंपनी है, स्पॉटिफाई तीसरी, पेपाल अलग, न्यूज वेबसाइट्स अलग, इनके सर्वर अलग अलग, टीमें अलग अलग, टेक्नोलॉजी अलग अलग। फिर ये सब एक साथ कैसे डाउन हो सकते हैं? यही वो जगह है जहां कहानी असली मोड़ लेती है। उस दिन बहुत सारी वेबसाइट्स असल में मरी नहीं थी, वे चल रही थी। दिक्कत ये थी कि लोगों का उनके पास पहुंचने वाला रास्ता टूट रहा था। जैसे आपका दोस्त घर में बैठा हो, लेकिन आपके पास उसका नंबर ही ना हो, तो आप चाहकर भी उसे कॉल नहीं कर पाओगे। इंटरनेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप किसी वेबसाइट का नाम जानते हो, लेकिन नाम से वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एक अनुवाद चाहिए, और वही अनुवाद करने वाली चीज है डीएनएस। डीएनएस को मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं, क्योंकि पूरी कहानी इसी पर खड़ी है। इंटरनेट की दुनिया में हर वेबसाइट का असली पता नंबर में होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ये नंबर कुछ मोबाइल नंबर जैसा समझो, बस ज्यादा लंबा और अलग फॉर्मेट में। अब इंसान नंबर याद नहीं रख सकता, इसलिए हम नाम याद रखते हैं, जैसे google.com, youtube.com, instagram.com। डीएनएस का काम होता है आपके लिखे हुए नाम को उसके असली नंबर वाले पते में बदलना और आपके फोन लैपटॉप को बताना कि भाई इस नाम की वेबसाइट का असली पता ये है, अब वहां जाओ। डीएनएस को आप इंटरनेट की फोन बुक कह सकते हो। आप नाम बोलते हो, फोन बुक नंबर देती है, कॉल लग जाती है। अगर फोन बुक ही गड़बड़ हो जाए तो आपके पास फोन हो, नेटवर्क हो, सब हो, पर कॉल नहीं लगेगी। उसी दिन यही हुआ था। इंटरनेट की फोन बुक पर हमला हुआ था। जिस कंपनी को उस दिन निशाना बनाया गया उसका नाम था डाइन। डाइन एक बड़ा डीएनएस प्रोवाइडर था। बहुत सारी नामी वेबसाइट्स और ऑनलाइन सेवाएं डीएनएस के लिए डाइन जैसी कंपनियों पर निर्भर रहती थी। अब ये वही बैकएंड चीज है जिसे आम यूजर कभी नोटिस नहीं करता, क्योंकि आम आदमी तो ट्विटर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देखता है। डाइन जैसी कंपनियां पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन इनके बिना इंटरनेट की बड़ी बड़ी इमारतें भी डगमगा सकती हैं। 21 अक्टूबर 2016 को डाइन पर इतना भारी हमला हुआ कि कई जगह डाइन की डीएनएस सेवा जवाब देना बंद करने लगी। नतीजा, लोगों के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचना मुश्किल हो गया और दुनिया को लगा कि सब कुछ एक साथ डाउन हो रहा है। अब सवाल है, हमला किस तरह का था? यह था डीडॉस हमला, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इस नाम से डर मत जाना, ऐसे बहुत सीधी भाषा में समझो। मान लो आपके शहर में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और आज फाइनल मैच है। गेट छोटा है, अंदर सीटें बहुत हैं, लेकिन अगर गेट पर अचानक लाखों लोग एक साथ धक्का देने लगें तो अंदर जाने वाले असली टिकटधारी भी फंस जाएंगे। स्टेडियम अंदर से ठीक है, लेकिन एंट्री ही जाम हो गई। डीडॉस में भी यही होता है। किसी सर्वर या नेटवर्क पर इतनी ज्यादा फर्जी रिक्वेस्ट भेज दी जाती है कि असली यूजर की रिक्वेस्ट संभाली ही नहीं जा पाती। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हमला एक जगह से नहीं आता,
दुनिया भर में फैली अलग अलग मशीनों से एक साथ आता है। इसीलिए इसे रोकना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप किसी एक दरवाजे पर ताला लगाकर बच नहीं सकते। भीड़ हजारों दरवाजों से आ रही होती है, पर 2016 वाले हमले को इतना ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह हमला सिर्फ बड़ा नहीं था, यह हमला नई दुनिया का खतरनाक संकेत था। उस दिन दुनिया ने देखा कि इंटरनेट पर हमला करने के लिए अब सिर्फ कंप्यूटरों का झुंड जरूरी नहीं, अब घरों की छोटी छोटी स्मार्ट मशीनें भी हथियार बन सकती हैं। और इसी हमले के पीछे जिस चीज का नाम सबसे ज्यादा आया वो था मिराई बॉटनेट। अब बॉटनेट का मतलब समझो। बॉट यानी ऐसा डिवाइस जो बाहर से आपका लगता है लेकिन अंदर से किसी और के आदेश पर चलने लगता है। बॉटनेट यानी ऐसे हजारों लाखों डिवाइसेस का नेटवर्क जिन्हें कोई हमलावर दूर बैठकर कंट्रोल कर सके। मिराई एक ऐसा मालवेयर था जो कमजोर डिवाइसेस को अपना शिकार बनाता था। आईओटी मतलब वो डिवाइसेस जो स्मार्ट हैं और इंटरनेट से जुड़ी रहती है, जैसे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर बॉक्स, राउटर, स्मार्ट प्लग, बेबी मॉनिटर वगैरह। ये डिवाइसेस अक्सर 24 घंटे ऑनलाइन रहती हैं और लोगों की आदत होती है इन्हें लगाकर भूल जाने की। कई बार इनका पासवर्ड डिफॉल्ट ही रहता है। यह बहुत आसान होता है। यही आदत इस कहानी की जड़ है। अब यहाँ मैं एक बात बहुत साफ कर दूं। इस कहानी का मकसद ये बताना नहीं है कि हमला कैसे किया जाता है, बल्कि ये बताना है कि हमला क्यों इतना बड़ा हो गया और हम इससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट की सुरक्षा में सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंसानी लापरवाही होती है। बहुत से लोग राउटर का पासवर्ड नहीं बदलते, कैमरे का पासवर्ड नहीं बदलते, अपडेट्स नहीं लगाते, और ऐसा करते करते दुनिया भर में लाखों डिवाइसेस कमजोर रह जाती हैं। मिराई ने इसी कमजोरी को हथियार बना दिया था। वो कमजोर डिवाइसेस को खोजता, उनमें घुसकर छुप जाता और फिर सही समय आने पर उन्हें एक साथ इस्तेमाल करता, एक डिजिटल सेना की तरह। अब वापस 21 अक्टूबर 2016 पर चलते हैं। डायन पर हमला जैसे ही शुरू हुआ, ये एकदम से खत्म होने वाली चीज नहीं थी। ये हमला लहरों में आया। सुबह के समय डायन के सिस्टम पर दबाव बढ़ा। डीएनएस रिक्वेस्ट्स का जवाब देने में दिक्कत होने लगी। अब डीएनएस के साथ समस्या ये है कि इसका असर बहुत तेज दिखता है, क्योंकि जैसे ही आपका फोन ब्राउजर डीएनएस से पता नहीं पूछ पाता, वैसे ही वेबसाइट खुलना बंद। आपको लगता है वेबसाइट डाउन है, लेकिन असल में वेबसाइट की गली का पता ही नहीं मिल रहा। यही कारण था कि लोगों को एक साथ इतने सारे प्लेटफॉर्म्स गिरते दिखे। असली दुनिया में जैसे किसी शहर के साइन बोर्ड ही टूट जाए तो रास्ते होते हुए भी लोग भटक जाते हैं। डायन पर हमला इंटरनेट के साइन बोर्ड पर हमला था। कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर और टेक कम्युनिटी में हड़कंप मच गया। लोग पूछने लगे, ये क्या हो रहा है? क्या ये किसी देश का हमला है? क्या ये कोई युद्ध जैसी स्थिति है? क्योंकि जब ट्विटर, नेटफ्लिक्स, पेपाल जैसी चीजें साथ में गड़बड़ाई तो आम आदमी के दिमाग में यही आता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और सच में वो बड़ा था, पर वजह उतनी फिल्मी नहीं थी जितनी खतरनाक रूप से साधारण थी। लाखों कमजोर डिवाइसेस। डायन की टीमों के लिए वो दिन किसी बुरे सपने जैसा रहा होगा। डीडॉस हमला कागज पर जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खौफनाक होता है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक की सुनामी होती है। और सुनामी में आप ये नहीं पूछते कि कौन सी लहर असली है और कौन सी नकली। आप बस कोशिश करते हो कि आपका घर ढह न जाए। डायन और उनके पार्टनर्स ने ट्रैफिक को संभालने के लिए फिल्टरिंग, रूटिंग बदलाव, अतिरिक्त क्षमता और डीडॉस मिटिगेशन जैसी कई चीजों का सहारा लिया। क्योंकि हमला बहुत फैला हुआ था और अलग अलग जगहों से आ रहा था, इसलिए इसे कंट्रोल करना आसान नहीं था। फिर भी धीरे धीरे चीजें स्थिर होने लगीं और कई सेवाएं वापस आने लगीं। लेकिन तब तक दुनिया के दिमाग में एक सवाल बैठ चुका था, अगर एक डीएनएस कंपनी पर हमला करके इतना हंगामा हो सकता है तो कल क्या होगा? अब कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं। आपको लगता होगा कि इंटरनेट बहुत बड़ा है, ये किसी एक चीज से नहीं हिल सकता, और ये बात काफी हद तक सही है। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है। केबल्स, डेटा सेंटर, राउटर्स, सर्वर्स, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग देश। लेकिन इसी विशालता में एक और सच्चाई छुपी है। इंटरनेट के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पर निर्भरता बहुत ज्यादा हो जाती है। डीएनएस उन हिस्सों में से एक है, और डीएनएस में भी कुछ बड़े प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है। जब निर्भरता एक जगह पर ज्यादा हो जाती है, तब वही जगह कमजोर खड़ी बन जाती है। डिन हमला इसी सच्चाई का आईना था। दुनिया ने पहली बार देखा कि इंटरनेट की कुछ नसें दब जाए तो शरीर कांपने लगता है। अब मिराई बॉटनेट की बात समझो तो और डर लगेगा। ये कोई एक जगह बैठा कंप्यूटर नहीं था, ये लाखों डिवाइसेस का झुंड था जो अलग अलग देशों, अलग अलग घरों, दुकानों
ऑफिसों में लगा हुआ था। उन डिवाइसेस के मालिकों को पता भी नहीं था कि उनका सीसीटीवी कैमरा या राउटर किसी और के कंट्रोल में जा चुका है। और यही इस पूरे मामले की सबसे अजीब बात है। इस हमले में हथियार किसी ने खरीदा नहीं था। ये हथियार लोगों की लापरवाही से खुद ब खुद तैयार हो गया था। जब दुनिया भर में लाखों डिवाइसेस एक जैसी कमजोरियां लेकर ऑनलाइन होती हैं, तब कोई भी बड़ा हमला बहुत सस्ता और बहुत विशाल बन जाता है। अब जरा उस दिन की आम जिंदगी पर असर सोचो। बहुत लोगों के लिए ट्विटर सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये ब्रेकिंग न्यूज का प्लेटफॉर्म था। बहुतों के लिए पेपाल जैसी सेवाएं पैसे का रास्ता थी। बहुतों के लिए गिटहब जैसी साइटें काम का हिस्सा थी। ऑनलाइन बिजनेस के लिए वेबसाइट डाउन लगना मतलब सीधे नुकसान। और मजे की बात यह है कि जब डीएनएस गड़बड़ा जाता है तो यूजर अक्सर गलत जगह समस्या ढूंढता है। कोई अपने फोन को दोष देता है, कोई नेटवर्क कंपनी को, कोई ऐप को। लोग कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, नेटवर्क रीसेट करते हैं, मॉडेम रिब्यूट करते हैं, लेकिन असल में समस्या कहीं और होती है। ये भी इस कहानी का हिस्सा है। इंटरनेट की जटिलता हमें असहाय बना देती है, क्योंकि समस्या दिखती कहीं है और होती कहीं। इस घटना को द डे द इंटरनेट ऑलमोस्ट डाइड क्यों कहा गया, ये भी समझ लो। इंटरनेट बंद नहीं हुआ था, कई जगह सब ठीक चल रहा था, लेकिन उस दिन जो चीज लगभग मर गई थी वो था भरोसा। भरोसा कि इंटरनेट हमेशा उपलब्ध रहेगा, भरोसा कि बड़े बड़े सिस्टम आसानी से नहीं गिरेंगे, भरोसा कि इंटरनेट की रीढ़ इतनी मजबूत है कि कोई उसे हिला नहीं सकता। डाइन घटना ने उस भरोसे में दरार डाल दी, क्योंकि अगर कुछ घंटों के लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है तो सोचो अगर एक साथ कई डीएनएस प्रोवाइडर्स या इंटरनेट के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला हो जाए तो। यही ऑलमोस्ट डाइड वाली फीलिंग है, एक ऐसी झलक जिसमें दुनिया ने भविष्य का डर देख लिया। इस केस में बाद में जांच पड़ताल भी हुई। मिराई का कोड इंटरनेट पर लीक हुआ और फिर अलग अलग लोगों ने उसी विचार को कॉपी करके अलग अलग तरह के हमले शुरू किए। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने बाद में कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया और कानूनी कार्रवाई भी हुई। लेकिन इस कहानी में सबसे जरूरी चीज किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। सबसे जरूरी चीज वो सिस्टम है जिसने इस हमले को संभव बनाया। कमजोर आईओटी सिक्योरिटी और एक जैसी गलतियां जो पूरी दुनिया में लोग करते रहे। जब लाखों डिवाइसेस में पासवर्ड नहीं बदला जाता, जब अपडेट नहीं लगाए जाते, जब सिक्योरिटी को बाद में देखेंगे वाली आदत बन जाती है, तब मिराई जैसी चीजें जन्म लेती हैं। अब आप पूछोगे ये सब तो 2016 में हुआ था, अब क्या? यही तो बात है। 2016 एक चेतावनी थी, एंडिंग नहीं। उसके बाद कंपनियों ने बहुत कुछ सुधारा। बड़ी सर्विसेज ने एक ही डीएनएस पर निर्भर रहना कम किया, मल्टी डीएनएस और बेहतर डीडॉस प्रोटेक्शन अपनाया। नेटवर्क सुरक्षा पहले से ज्यादा प्रोफेशनल हुई, लेकिन दूसरी तरफ आईओटी डिवाइसेस की संख्या और तेजी से बढ़ी। आज आपके घर में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट बल्ब, बहुत कुछ आ चुका है। और जितना ज्यादा स्मार्ट सामान उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि हर ऑनलाइन डिवाइस एक संभावित दरवाजा है अगर वो सुरक्षित न हो। 2016 में इंटरनेट पर हमला करने वालों ने बड़े बड़े डेटा सेंटर नहीं तोड़े थे, उन्होंने हमारे घरों के कैमरे उठाए थे, उन्होंने हमारे राउटर उठाए थे, उन्होंने हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों को जोड़कर एक सेना बनाई थी। और उसी सेना ने इंटरनेट की एक बहुत जरूरी सेवा को घुटनों पर ला दिया था। ये बात सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आप भी शामिल हो सकते थे, मैं भी। आपका डिवाइस आपके खिलाफ नहीं, किसी और के लिए हथियार बन सकता था और आपको पता भी नहीं चलता। अब जरा सोचो, अगर उस दिन आप अमेरिका में होते और आपका पूरा काम इंटरनेट पर टिका होता, ऑनलाइन मीटिंग, क्लाउड फाइलें, ईमेल, पेमेंट, और अचानक सब बंद हो जाता, आप क्या करते? आप किसे दोष देते? आप कैसे समझते कि दिक्कत इंटरनेट की नहीं बल्कि इंटरनेट तक पहुंचने के पते की है? यही वजह है कि यह घटना सिर्फ टेक्निकल केस स्टडी नहीं है, ये हमारी डिजिटल जिंदगी का रियल रिमाइंडर है। हम जितना इंटरनेट पर निर्भर होते जा रहे हैं, उतना ही जरूरी है कि इंटरनेट के पीछे की बुनियादी चीजें मजबूत रहें। और अब एक बहुत जरूरी बात, इस कहानी से सीख क्या है? सीख ये नहीं कि डर जाओ, सीख ये है कि जाग जाओ। अगर आपके घर में राउटर है तो उसका डिफॉल्ट पासवर्ड बदलना एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन यही छोटी चीज किसी बड़े हमले की चेन तोड़ सकती है। अगर आपके घर में सीसीटीवी है, डीवीआर है, कोई स्मार्ट डिवाइस है, तो अपडेट्स को नजरअंदाज मत करो, मजबूत पासवर्ड रखो। जहां संभव हो वहां अलग अलग पासवर्ड रखो, क्योंकि इंटरनेट की सुरक्षा सिर्फ बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं रही, अब ये सामूहिक जिम्मेदारी है। जब लाखों लोग सिक्योरिटी को हल्के में लेते हैं, तब हमलावरों को लाखों सैनिक मुफ्त में मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक आखिरी सवाल देकर छोड़ता हूँ, और यही सवाल इस वीडियो का सबसे ताकतवर एंडिंग है। सोचो,
अगर 2016 में कुछ घंटों के लिए दुनिया इतनी हिल गई थी, तो आज जब इंटरनेट पर हमारी जिंदगी पहले से 10 गुना ज्यादा टिकी है, स्कूल, ऑफिस, बैंकिंग, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, पहचान, दस्तावेज, तो अगली बार ऐसा हमला हुआ तो क्या असर सिर्फ ट्विटर नहीं चला तक सीमित रहेगा, या फिर वो दिन सच में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी रोक देगा? 21 अक्टूबर 2016 को इंटरनेट मरा नहीं था, लेकिन उस दिन इंटरनेट ने दुनिया को आईना दिखाया था कि वो जितना ताकतवर दिखता है उतना ही नाजुक भी है। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि कोई हमला कर सकता है, सबसे खतरनाक बात यह है कि हमला करने के लिए किसी को बहुत बड़ा नहीं बनना पड़ता, बस दुनिया भर की छोटी छोटी कमजोरियां एक साथ जोड़नी पड़ती है। और जब वो जुड़ जाती है तो इंटरनेट भी कुछ घंटों के लिए सांस रोक लेता है।